सीधा लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि 2 दिन हम लोग चिंतन शिविर में बैठे हैं और ये प्रयास किया गया कि 4 साल में जो 4 साल हो गए, अभी ये लास्ट बजट आएगा इस सरकार का, तो एक लेखा जोखा करते हैं कि हम कहाँ पहुँचे, कितनी हमारी उपलब्धि है और कितना हमारे कमियाँ रही है, खामियाँ रही है। तो मुझे खुशी है कि हर मंत्री के हमारे सदस्य हैं, तमाम मंत्री उन्होंने खुल के अपनी बात रखी और बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस बताई और आंकड़े आपको दिए जाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में एक और नोट देंगे जिसमें और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। कुछ बातें ऐसी है जो मैंने पहले भी कहा कि जो सारे खाली राजस्थान के अंदर है, देश में और राज्यों में नहीं है। फिर इवन ओपीएस जो है, हमारी आलोचना भी हो रही है, परंतु दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैसला किया 10 दिन पहले ही आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स लेके कि आप भेदभाव नहीं कर सकते और ओपीएस देना पड़ेगा आपको पैरामिलिट्री वालों को। उसी एजी कह चुका है कि अभी तक तो 15 साल, परंतु दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैसला किया 10 दिन पहले ही आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स लेके कि आप भेदभाव नहीं कर सकते और ओपीएस देना पड़ेगा आपको पैरामिलिट्री वालों को भी। उसी ढंग से पहले ह्यूमन राइट कमीशन कह चुका है, एजी कह चुका है कि अभी तक तो 15 साल से अधिक हो गया है, ना तो कोई कायदे नियम बने, ना कोई पता नहीं भविष्य में क्या होगा, वो भी आलोचना ही है। और जुडिशियल कमीशन भी कह चुका है हम लागू नहीं करेंगे, और लागू है ही नहीं। हाईकोर्ट जजेस ओपीएस ले रहे हैं, आर्मी ओपीएस ले रही है, तो ये जो भेदभाव है ये चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। हमारा मानना है कि अगर 60-70 साल तक हम लोग ओपीएस को लेके प्रगति करते गए यहाँ तक पहुंचे हैं, जिनका दावा सब लोग कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त भी ओपीएस ही लागू थी। तो आप एकदम इनसिक्योर कर दो हमारे ब्यूरोक्रेसी को या कर्मचारियों को, तो कैसे वो काम करेंगे कॉन्फिडेंस से। रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद में हमारा क्या होगा, अगर ये चिंता रहेगी तो मेरा मानना करप्शन ही ज़्यादा होगा, और तो है ही दूसरी समस्याएं, वरना काम भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला ओपीएस का हुआ, राजस्थान सरकार ने लिया, और अब 4-5 राज्य, हिमाचल भी, पंजाब भी, छत्तीसगढ़, झारखंड भी कर चुके हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, एक तो इसके बारे में, ओपीएस के बारे में, दूसरा सोशल सिक्योरिटी, ये अब देश में मुद्दा बनना चाहिए और राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने वक्त में जो
यूपी गवर्नमेंट वक्त में अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। पार्लियामेंट में कानून बना करके राइट टू इंफॉर्मेशन, महात्मा गांधी नरेगा, RTE राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये तमाम जो अधिकार दिए थे, उसी प्रकार से वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट में कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। जैसे विदेशों के अंदर हर परिवार को जो नीडी हैं उनको वीकली पैसा मिलता है, जीवन व्यापन करने की सिक्योरिटी वहाँ पर है। उसी ढंग से जीवन व्यापन कर सके हर परिवार, BPL, नॉन BPL, अंत्योदय, NFSA वाले, सबको मिला लीजिए आप। तो उसके अलावा भी हो सकता है EWS वाले भी हों। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जिंदगी, जब तक वो उनका जीवन है तब तक सोशल सिक्योरिटी में उसको सरकार की तरफ से सहायता मिले। और ये तभी संभव है तब अभी जो पेंशन हम दे रहे 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राजस्थान में, और कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब यूपी है, वहाँ हमसे डबल आबादी, ट्रिपल आबादी होगी। हम दे रहे 90 लाख 1 करोड़ के बीच में है, वो दे रहे हैं 40-50 लाख लोगों को। तो ये आप समझ सकते हो कि राज्य पे डिपेंड कर रहा है क्या क्या शर्तें लगाते हो नहीं लगाते हो। इससे सबका भला नहीं होगा, वो तभी होगा तब सोशल सिक्योरिटी कानून बने पार्लियामेंट के अंदर। और इसके लिए हम लगातार, हमारी पार्टी कांग्रेस भी, जो राहुल गांधी जी जो निकल पड़े यात्रा में, उनका मुद्दा भी यही है कि देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे। तो वो तभी रहेगा तब आप सोशल सिक्योरिटी दोगे लोगों को। और इसीलिए वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीब अमीर के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है वो तभी कम होगी। कम से कम आप जीवन व्यापन तो करो हर व्यक्ति का। एक मजदूर भी जो होता है, जब सही साथ नहीं देता है तो बुढ़ापे के अंदर वो क्या करे, वो घबरा जाता है कि जिंदगी कैसे निकलेगी। कई बार घर वाले उसका ध्यान रखने की स्थिति में नहीं होते हैं, रख नहीं पाते हैं। आप जानते हो कि अलग अलग परिवेश होता है परिवारों का। तो ये बात दिमाग में रही, और इसके लिए आज हमने कैबिनेट में हाथ खड़े करवा के भी प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से, कि एक प्रस्ताव हम बना के भेज रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट मंत्रिमंडल मांग करती भारत सरकार से कि आप इस प्रकार से इसको लागू करें, एक्ट बना के पार्लियामेंट के अंदर। हमारा मकसद ये है। दूसरा, हमने जनरल डिस्कशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी तो हर विभाग की समीक्षा हो रही है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं आपस के अंदर। जिनका आशंकाएँ हैं वो अपनी आशंका दूर भी कर रहे हैं। तो अच्छे ढंग से डिस्कशन, बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छे ढंग से, बहुत ही मैं समझता हूँ कि प्रभावशाली तरीके से डिस्कशन चल रहे हैं। विपक्ष के बाद में आलोचना करना कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो क्या कर रहा है। अब जैसे आप सब मीडिया साथी बैठे हुए हैं, आप मेरी भावना को समझ जाएंगे और प्रदेशवासी समझ जाएंगे। अब ACB अगर छापा नहीं डाले गए किसी राज्यों में, इसका मतलब वहाँ करप्शन है ही नहीं विपक्ष के हिसाब से। और हमारे यहाँ ACB 0 टॉलरेंस रख रही है करप्शन को लेके, 0 टॉलरेंस। उसको ये कहते हैं साहब बहुत करप्शन है। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि जहाँ ACB छोड़ नहीं रही है, सरकार कहती संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगे, और 0 टॉलरेंस की हम बात करते हैं। और उसके अंतर्गत छापे पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं, इतना शानदार काम हो रहा है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, और ये लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो पब्लिक सब समझ रही है कि ये किस प्रकार से बोल रहे हैं।
उसी प्रकार से जो मैंने सरकार मंत्री नवाचार किया और मैंने कहा कि राजस्थान में कंपल्सरी करेंगे, हम लोग कंपल्सरी करेंगे एफआईआर को। दुर्भाग्य से मीडिया में हमारे साथी भी कई बार गहरे में जाते नहीं हैं, और आजकल तो पूरा मीडिया का हालात जो है पूरे देश के अंदर आप कुछ समझ रहे हैं, गोदी मीडिया क्यों कहलाने लग गया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे, आप समझ जाएंगे और मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमने इतना बोर्ड स्टेप उठाया, थानों की स्थिति आप भी समझते, हम भी समझते थे। थानों के अंदर मीडिया पर्सन तो फिर भी चले जाते हैं, भाई चलो ये तो अखबार वाले लोग हैं, समाज आता तो मान सम्मान मिल जाता है। आम जनता को, डॉक्टर हो इंजीनियर हो, उनकी जो बेइज्जती होती है थानों के अंदर, तू ताम बात करते हैं, उससे क्या बीतती है आप सोच सकते हो। और किसी के घर में रेप भी हो गया, गरीब परिवार है बेचारा, वो जानता हुआ तू ता करेंगे, मुझे भगा देंगे, और जिसने रेप किए हैं उनके पैसे खा लेंगे, वो जाते नहीं बेचारा, और जिंदगी भर वो मन में ठेस रखता है कि मेरी बेटी के साथ में जुल्म हुआ और समाज कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने जो बोर्ड स्टेप उठाया, हर एफआईआर कंपल्सरी रजिस्टर करना जरूरी है। अगर मीडिया में जो भावना होती तो ये नेशनल इश्यू बनता कि राजस्थान सरकार ने कंपल्सरी की एफआईआर थानों के अंदर, नहीं होगी तो एसपी ऑफिस में कंपल्सरी करिए और थानेदार के खिलाफ एक्शन होगा, ये हमने कहा है। आप देखिए कहीं चर्चा हुई है कहीं, और उसके कारण से कितना बड़ा फायदा हुआ मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। आप देखिए एफआईआर अनिवार्य करने के बावजूद भी जो क्राइम कंट्रोल उन्होंने किया है और लोगों को भय पैदा हो गया है, अब एफआईआर लॉन्च होगी कंपल्सरी, इसके बाद भय पैदा हुआ। उस भय के कारण देखिए आप 19 के तुलना में 21 के अंदर 5% अपराध कम हुए हैं। एमपी में, हरियाणा में, गुजरात, उत्तराखंड में, 17 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा के अंदर 24% और एमपी में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमने कंपल्सरी की तब भी 5% कमी आई और इनकी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, एनसीआरबी जो भारत सरकार की बुकलेट निकलती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फिर आप आगे देखिए हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में, अपराध में और अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। नंबर 3 कस्टोडियल डेथ में गुजरात सबसे ऊपर है। नंबर 4 नाबालिगों के साथ बलात्कार यानी पोस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। SC/ST क्राइम में यूपी नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है कि 17-18 के अंदर 33% एफआईआर कोर्ट के माध्यम से सीआरपीसी के अंतर्गत, आप जानते हो 156(3) के अंतर्गत इस कारण दर्ज होते थे। अब वो संख्या जो है हमारी नीति के कारण से, अनिवार्य पंजीकरण के कारण से कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब खाली 33% के बजाय 13% रह गई है। कोर्ट से आदेश आना पुलिस के पास में है, वो 13% रह गई है। इसी प्रकार से आप देखिएगा 17-18 बलात्कार के मामलों में अनुसंधान जो है 274 डेज, 274 दिन लगते थे, आज 68 डेज लगते हैं, 68 डेज लगते हैं, सिर्फ 68 दिन। कहाँ 274 और कहाँ 68। पोस्को के मामले में भी अनुसंधान का समय जो है औसत 232 दिन था, वो 66 दिन रह गया।
66 दिन रह गया। SCS एक्ट के अंतर्गत भी 51 मामले अदालत के माध्यम से CRPC 156(3) से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब सिर्फ 10 रह गए हैं। ये FIR के अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है। ये क्योंकि हमने कंपल्सरी कर दी, उसका कुछ लोगों ने फायदा उठाया और झूठी FIR दर्ज करने लगे, वो अलग बात है। उसके बावजूद भी हमारी नीति काम रहेगी। सरकार की जो झूठी FIR जो मैंने कहा हो रही है, परंतु अनिवार्य पंजीकरण की नीति से पीड़ितों और फरियादियों को एक संबल मिला है। वो बिना किसी भय के थाने में अपनी शिकायत देकर न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत जो है, आप देखिएगा 48% है राजस्थान के अंदर, और राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 28.6% है। मतलब आप देखिए राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में 48% तक हम बलात्कार प्रकरणों के अंदर पनिशमेंट का जो प्रतिशत है, सजा हुई है, वो 48% हो गई है। राष्ट्रीय एवरेज 28.6% है। और महिला अत्याचार के प्रकरणों में भी राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 46.2% ही है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग जो प्रतिशत है वो 9.6% है राजस्थान में, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है। ये NCR की बुक में है। फिर भी हमारे मित्र लोग जो हैं, हमारे साथी विपक्ष के, IPC के प्रकरणों में राजस्थान में पेंडिंग प्रतिशत करीब 10% है और राष्ट्रीय स्तर पर 35.1% है। अब आप बताइए मुझे, जानबूझ कर के राजस्थान में क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे। आप हालात देखिए पूरे देश के अंदर। मैंने आपको फिगर दिए, मेरी फिगर नहीं है, ये फिगर NCR की बुक के हैं। कहने का मतलब है विपक्ष में इतना साहस नहीं है कि कम से कम जो फिजिकली फैसले हुए हमारे, ये कोई फैसला एक थाने के लिए हुआ नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए हुआ। कोई कंपल्सरी FIR करेंगे, ये नीतिगत फैसला था। क्या एक शब्द भी हमारे किसी के मुंह से निकला विपक्षी नेताओं से कि भाई ये कम से कम इन्होंने फैसला ठीक किया है? लागू होने की कमी बता सकते थे, वो सुझाव दे सकते थे, पर कुछ नहीं। उनको क्योंकि वो इतने बुखला गए हैं कि 4 साल की हमारी उपलब्धि है शानदार, बेमिसाल। 4 साल की हमारी जो बजट घोषणा है बेमिसाल है। उनके तो मुंह पे ताले लग जाते हैं, उनको तो छिपके रहना पड़ता है असेंबली के बाहर, मीडिया से क्या बात करें। ऐसी स्थिति हमने बना दी इनकी। अब वो क्या कहे, तब वो यही बात कहेंगे, साहब देखिए ECB खूब छापे पड़ रहे हैं क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। उल्टा भ्रमित करें लोगों को, या कहेंगे कि ये क्राइम बहुत बढ़ गया है, जबकि इतना कंट्रोल है क्राइम, राष्ट्रीय स्तर पर भी कंट्रोल है। राज्यों को मैंने आपको सुनाया, राज्यों के कम तुलना बताई मैंने आपको। अब आई बात आपके, हमें चिंता है कि चुनाव आ रहे हैं, तो ये हर मौका ढूंढते हैं कि सांप्रदायिक तो कैसे फैले राजस्थान में। और इसीलिए ये जानबूझ करके हर चीज को उछालने का प्रयास करते हैं। उदयपुर, करौली, जोधपुर में सांप्रदायिक घटना हुई, खूब इन्हें उछालने का प्रयास किया, जबकि 2 घंटे में वहाँ 1 घंटे में निपट गया, वहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया सांप्रदायिक की घटना को करौली के अंदर। आप मैंने कई लोग तो करौली का मेरे जा रहे, करौली डराते आते हैं लोग पत्तेदार बन करके। तो लगता है कि पता नहीं आप कितने लोग बैठे हैं, आई डोंट नो, पर कौन कौन पता नहीं। कोई है करौली का? कोई नहीं है, सब गायब हो गए। तो पर करौली की घटना 1 घंटे में काबू कर ली गई। कन्हैयालाल हत्याकांड था,
ये लोग तो आप बताइए, घटना होने के बाद में बेशर्माई से लोग हैदराबाद गए अपने कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए, बीजेपी के नेता लोग। ये नहीं, इतनी बड़ी घटना हुई है तो जाए उदयपुर, कम से कम अपने विपक्ष की भूमिका निभाएं। हम लोगों ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, बने हुए दौरे कैंसिल करे, बीच में आए हम लोग, जयपुर आए। और सेकेंड डे चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को, हमारे मंत्री चले गए, मैं खुद चला गया, परिवार वालों जाके मिले, किए, सांत्वना दी। और सबसे बड़ी बात है, उसी रात को दोनों मुजरिमों को पकड़ लेना। वरना वो आग लगा देते लोग अगर नहीं पकड़े जाते वहां पर। अभी ये राजू ठेठ की जो हत्या हुई है, वो खुद ही क्रिमिनल आदमी था, उसको ही बनाने लग गए लोग, तो वहां बीजेपी कांग्रेस करने लग गए और उनको पकड़ लिया रात भर में, चारों लोगों को। हमारे यहाँ केस ऑफिसर स्कीम जो बनाई गई है, उसके अंतर्गत बहुत फास्ट ट्रैक से सुनवाई होती है। अभी तक 8 लोगों को फांसी और 300 लोगों से ज्यादा को उम्र कैद हो चुकी है राजस्थान के अंदर। एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी हर जिले में लग गया है महिला अत्याचार को सिर्फ देखने के लिए। महिला अनुसंधान यूनिट अलग बना दिया हम लोगों ने। और स्वागत कक्ष हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 4 लाइन लिखते हुए संकोच होता है पत्रकारों को कि स्वागत कक्ष थानों के अंदर बनना हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार हुआ। ये बाहर क्लब चलते हैं रात को, सुबह 3-4 बजे तक चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं। वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमने तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें। वो 12 बजे पहले अपनी दुकान समेट लें, ये कम से कम जाके आराम से घर पे लोग रह सके। और दारू की दुकानें जो है वो मैंने 8 बजे कह दिया है कि ऐसे तो जिम्मेवार होगा जहां दुकानें खोली मिल गई तो उसका असर पड़ा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि लोग सुख की नींद सोए, परिवार वाले, हर व्यक्ति की गांव में पत्नी है, बीवी बच्चे जो है शांति से रहें। ये हमारी सोच है, उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आपके ये पेपर लीक कल कहा था प्रताप सिंह जी ने, मंत्री जी का होगा, आपको बताइए। आप हिंदुस्तान में पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं। आर्मी में हो रहा है, आपके अभी 1 महीना पहले जुडिशरी में हो गया, हाईकोर्ट की पेपर लीक कोर्ट हो गए। हम जो है आगे बढ़ के पहला राज्य राजस्थान जो जेल भेज रहा है, लोगों को पकड़ रहा है, उस तक पहुंच रहा है कि किसने किया, कैसे पेपर आउट किया, वहां तक पहुंच रहा है। कानून पार कर दिया असेंबली के अंदर। और अभी हमने उनकी प्रॉपर्टियों को भी बुलडोजर भेजे वहां पर तोड़ने के लिए, बर्खास्त कर दिया, अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। और बच्चे जो है जो इसमें पकड़े जाएंगे, पकड़े गए, डिबा कर दिया आगे एग्जाम देने से, सब कुछ कर दिया, उसकी चर्चा नहीं। और ये अपोजिशन वाले पेपर लीक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे अधिकारियों पर, नेताओं पर। इनके पास कहने कुछ है ही नहीं, सामान कुछ नहीं इनके पास। इसीलिए अमित शाह जब आए थे जयपुर तो मुझे बताया गया, सच्ची क्या है तो पत्रकार मित्र ज्यादा जानते होंगे, उन्होंने इनको झाड़ा अपने ऑफिस के अंदर। जब इन्होंने कहा साहब ये सरकार कुछ नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, क्या बकवास करते हो। सरकार को 4 साल में तुम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा नहीं किया राजस्थान के अंदर, ये मैंने सुना है। सच्चाई क्या मैं उसको नहीं जानना चाहता, जो मैंने सुना बता दूं। एक मीटिंग में भी था वहां पर, नॉर्थ काउंसिल मीटिंग थी, वही जब आए थे। हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी उनको कि किस प्रकार राजस्थान में क्या प्रॉब्लम थे, स्टेट इंटर स्टेट के। हम अपने जो भावना थी वो बताइए, OPS वाली भी और मेरे ख्याल से, और इसमें बताइएगा आप जाके प्राइम मिनिस्टर को कहिएगा कि लागू करें पूरे देश के अंदर चेंज योजना वाली।
उसके बाद मुझे तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब ऐसी स्थिति बन गई वहां पर। अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, तो आप लोगों ने कोई पूछा होगा तो मालूम होगा आपको, पर मैंने सुनाई तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 दिन की जो हमारी मीटिंग है बहुत फ्रूटफुल है, बहुत इफेक्टिव है, और पहले भी याद होगा आपको हमने प्रयास किया किस प्रकार लेकर योगा करना चाहिए। ये आंतरिक मीटिंग थी हमारी, आंतरिक मीटिंग थी, आप पर बैठ के बातचीत करी और एक से बढ़ के एक सुझाव आए, उसी रूप में हम लोगों ने अभी असेंबली आ रही है, सब तैयारी शुरू कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण भी, और असेंबली में आएगा बजट आएगा हमारा 8 तारीख को, 8 तारीख को बजट ला रहे हैं हम लोग, 8 फरवरी, और 23 को असेंबली शुरू हो रही है। बजट जो है वो इंक्लूसिव होगा, कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था और 12 मिशन बनाए थे हमने अलग अलग कृषि क्षेत्र को लेके, तो मिशन मोड पे किसानों के लिए हमने प्रयास शुरू किए राजस्थान के अंदर। उसी ढंग से हम चाहेंगे कि अब जो बजट आए इस बार किसानों से आएगा अलग से बजट, परंतु फोकस जो है इस बार यूथ को, स्टूडेंट को रखना चाहते हैं, महिलाओं को। जो जो सुझाव आएंगे हम चाहेंगे उस पर समावेश करें। ठीक है, थैंक यू। एक और बात कहना चाहूंगा, एक सेकंड, कि सबसे खुशी की बात यह है कोरोना में हमने शानदार मैनेजमेंट किया। अभी हमने भी कहा कि जो ये अनैतिक काम करेगा कोई कर्मचारी, और जिस प्रकार भ्रष्टाचार तो करेगा ही करेगा, अनैतिक कार्य करेगा और अपने जानबूझ करके पब्लिक स्कीमों को लागू करने में कोताही करेगा। अभी पैसा गाँव के संग पैसा सर्वोच्च अभियान चल रहा है, उसमें कई जगह नगर पालिकाओं के जो ईओ है, अधिकारी है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे। 10 लाख का टारगेट था, अभी 6 लाख पहुंचा है। तो हमने तय किया कि भाई अगर कोई जानबूझ के सब कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को खाली एपीओ और सस्पेंड करने का काम चलेगा, इनको बर्खास्त करना चाहिए सरकारी नौकरी से। सबसे खुशी की खुशखबरी ये है कि अभी राजस्थान की स्थिति है देश के अंदर, हमने हर क्षेत्र में जो बजट पेश किए थे, लागू बजट पेश ही नहीं किए, हमने लागू भी किया, उनको इम्प्लीमेंट किया है। जो हमारे पूछ रहे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष की, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आ भी गया, पैसा खर्च भी हो गया, टेंडर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए, ऑफिस खुल गए, तहसील, उप तहसील, एसडीओ ऑफिस, नगर पालिकाएं, महाविद्यालय, गर्ल्स के, बॉयज के, यूनिवर्सिटी, जो भी करना था हमने, जो वादे किए हमने निभाए। हर क्षेत्र में प्रगति की है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, उसी जीडीपी बनती है। और उसी कारण से आज देश के अंदर नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान है 11.04%। दूसरे नंबर पे देश में विकास की दर जो है वो राजस्थान की है। इस बात की हम सबको प्रसन्नता, गर्व होना चाहिए। बताइए। सर, राइट फॉर सोशल सिक्योरिटी की आपने बात की, राइट फॉर सोशल सिक्योरिटी, तो जो राइट फॉर सोशल सिक्योरिटी है वो छोटे-छोटे देशों में है। राइट फॉर सोशल सिक्योरिटी छोटे-छोटे देशों में है। भारत की जनसंख्या बड़ी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। छोटे देशों में अमेरिका में है। सर, भारत की जनसंख्या बड़ी है, तो आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता भी लगातार डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है सर। सोशल सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, आपने कैलकुलेशन की दिखती है आबादी। सर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के नेता। देखिए, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, सब जगह है, सब राज्यों में है। और सुनिए आप आगे, अगर आपने क्वेश्चन किए ही है तो जवाब देता हूँ आपको। ओबामा केयर
अमेरिका के अंदर, फेल हो गई। और हमारे चीन की योजना दौड़ रही है। ठीक है, सर टैक्स देते नहीं है भारत में से लोग, टैक्स पेयर कितने हैं सर? और कोई मुख्यमंत्री गैरव साहब, कृष्ण गोपाल शर्मा जी से सर मेरा सवाल ये है कि जो 2 दिन का मंथन आपने चिंतन किया है, जो जितने भी सुझाव आए हैं उस पे कोई आपने कोई प्रस्ताव या कंक्लूजन तैयार किया है, कोई रोड मैप तैयार किया है जिस पे आगे काम होगा और फिर से इसका रिव्यू किया जाएगा, ऐसा कुछ किया? अभी तो मीटिंग चल रही है, उठ के आए आपके लिए, और उसके बावजूद भी रोड मैप भी तैयार दिलो दिमाग में सबके हुआ है। असेंबली आ रही है, उसमें आपको दिखाई देगा। और आप निश्चिंत रहे कि 4 बजट 5वां बजट आ रहा है, तो फिर आप उसका इंतजार भी कीजिए, रोड मैप आपको और मालूम पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, गैरव साहब, मेरा क्वेश्चन ये है, तो एक मिनट भाई, 2 दिन तक आप रेफरी रहे हैं, इस 2 दिन आप रेफरी बने यहाँ पे, कितने मंत्री फर्स्ट डिवीजन पास हुए, कितने सेकंड डिवीजन आए, कितने थर्ड डिवीजन आए? रिपोर्ट सप्लीमेंट्री हो कोई? हमारे मंत्रियों के बारे में मैं आपको से करूं, सारे मंत्री दिन आए क्या? जोरदार मामला भाई। मुख्यमंत्री हमारे मंत्री एक से एक अव्वल है, देखिए, और उचित ढंग से काम करने वाले लोग हैं। बहुत जम के काम सबने किया है, परफॉर्मेंस और उनके व्यक्तित्व उभर के आया है, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी जो मैं सुन रहा हूँ सब मंत्रियों से, तो मुझे लगा कि बहुत कॉन्फिडेंस है उनके अंदर काम करने का, पकड़ है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उचित ढंग से काम हो रहा है। खाली एक मुख्यमंत्री भी काम कर सकता है। बजट पेश करना एक बात है, इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इम्प्लीमेंट तब होता है जब मंत्री लोग सब कॉपरेट करते हैं, अपने विभाग में पकड़ रखते हैं। बहुत सवाल है क्या बोले मुख्यमंत्री महोदय, सर, एक- 4 साल आपके सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई और आपने बखूबी उसका मुकाबला किया। आगामी 1 साल में आप सबसे बड़ी और कौन बड़ी मुश्किल आएगी हूँ? सबसे बड़ी किस चुनौती को समझते हैं और उसके लिए आपका रोड मैप बताओ। मैं कोई चुनौतियाँ तो आप समझते हो, मैं तो समझता नहीं चुनौतियों को। मैं तो बिल्कुल गवर्नेंस करनी है, जो जिम्मेदारी होती है उसे निभाता हूँ मैं, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पित होकर, और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। मेरा देश जिंदगी का यही है, मैं आम जनता के लिए क्या सेवा कर सकूं, अंतिम व्यक्ति तक मैं कैसे पहुंच सकूं, सोशल सिक्योरिटी में कैसे लागू कर सकूं, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने कहा था कोरोना में, पूरे प्रदेशवासियों ने उसको निभाया और बहुत कामयाब किया उसको। और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सुनिश्चित करे केंद्र सरकार। ये हमारी सरकार की भावना थी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रकट की, मेरे लिए गर्व की बात है। चिंतन और मंथन के बाद सर ये अमृत जी, आप राजस्थान की मुखिया हैं और राजस्थान के मुखिया होने के नाते आपका छोटे छोटे मुद्दे पे जैसे कोई लैक रह जाता है तो उसके लिए पड़ोसी राज्य को ये कहना कि भी वहाँ पे इतना होता है, एमपी को होता है, तो उस पे आप क्या कहेंगे सर? क्या? जैसे राजस्थान के आप मुखिया हैं और कोई बात होती है तो उस पे आप ये कहते हैं कि भाई यूपी में ये हो रहा है, मैंने तो नहीं कहा, नहीं, मैंने कहा कहा आपने कहा ना यूपी में से ना कुछ नहीं कहा। मैं तो कहा एनसीआर बुक में क्या लिखा हुआ वो बताया आपको मैंने। मैं नहीं कहता हूँ, सर ये चिंतन और तो मैंने, आप ठीक कह रहे हो, मुझे मेरी राज्य की चिंता करनी चाहिए। वो तो मैंने कहा कि एनसीआर की बुक में लिखा हो, मैंने आपको खाली कोट किया। मुख्यमंत्री जी, 2 सवाल है मेरे। सवाल पहला ये है कि आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हमने एक खबर की है, हम घाटगेट से रामगंज तक गए, वहां सारे बरामदे चौक हैं सर, कार्रवाई और जगह हो जाती है लेकिन वहां नहीं होती है। हमने इस पर विपक्ष से भी बात की, अभी आज ही सुबह बात करी थी, उन्होंने तुष्टिकरण का आरोप सरकार पर लगाया। वहीं सर अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, लेकिन ऐसे इलाकों में जो अल्पसंख्यक समुदाय के इलाके हैं वहां पर कोई इस तरह की सड़क सुरक्षा जैसा कुछ नहीं हो रहा है। रामगंज में सर पॉइंट नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, लोग बिना हेलमेट जाते हैं, जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए किस गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, मान आप पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप जाके एक गली देख के आ गए और आप ऐसा क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष के डीएनए में वही जो वो कह रहा है। इस तरह की मोदी जी ने भी अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोला है कि जीत
जीत का मंत्र दिया है, कहा है कि मुसलमानों के बीच में जाए बीजेपी, अनाप शनाप ना कहे मुस्लिमों के लिए, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को दें, तो इस चीज पर फोकस किया है मोदी जी ने अभी कार्यकारिणी की बैठक। ये बात बताओ, जो अभी क्वेश्चन पूछे थे ना, विपक्ष कह रहा है, तुष्टिकरण कह रहे हैं, उनको बताओ। सब ये चिंतन और माफियाओं के बाद अमृत जो निकल के आया है, चिंतन और मंथन के बाद जो अमृत निकल के आया है, उसे क्या मानते हैं, कौन सा क्या खास इसमें पहुंचे? अभी तो मैंने कहा अभी मीटिंग चल रही है भैया, उठ के आया हूँ बीच में। एक और काम उन्होंने किया अभी उत्तराखंड के वक्त में, जब त्रासदी आई थी बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर, तब हम लोगों ने नौकरी दी थी सबको, जो परिवार वाले राजस्थान के लोग थे और जो चल बसे, उसमें हमारे नेविचंद सेन भी थे जो पीसीसी में हमारे काम करते थे। तो सरकार बदली तो जिनकी नौकरी लगी हुई थी, उस सरकार ने उनको वापस निकाल दिया और उस स्कीम पे रोक लगा दी। हमने वापस कहा कि इस स्कीम को वापस लागू करेंगे और तमाम उन परिवार को नौकरी देंगे जो परिवार उस वक्त में दुनिया से चले गए। पेपर माफियाओं के खिलाफ से सख्त कानून भी बना और चुनावी साल के अंदर केंद्र सरकार जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रीशफल करने जा रही है। राजस्थान में भी क्या मंत्रिमंडल ये आपको बताऊं मैं आपको बताऊंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, और केंद्र सरकार ने आपको कहा बना के वो करने जा रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार ने मुंह आई है। कॉमन टेंडेंसी कॉमन एक सर एक सवाल है सर, पेपर लीक मामले में सर सख्त कानून भी बन गया, उसके बावजूद भी सर ये सिलसिला नहीं रुक रहा, पूरी सरकार का मंथन था सर, कोई पता लगा कि वजह क्या है सर? अब देखिए, वजह आप समझ सकते हो कि क्यों है देश के अंदर, क्या वजह है, वो एक अलग विषय है। पर दुर्भाग्य से आप बताइए, इतना फ्रस्ट्रेशन है या इतने गैंगस्टर पैदा हो गए हैं हर राज्य में, क्यों हो रहे हैं? 18 बार 22 बार हो रहे हैं, गुजरात के अंदर भी हो रहे हैं, यूपी के अंदर भी हो रहे हैं। तो ये चिंता की वजह होना चाहिए सबके लिए, और इसको रोक ही सकते हैं हैवी हैंड से। हमारी सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, सभी तरह से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मेरे लिए ज़्यादा दुख की बात है, एक तो आप नौकरी दे नहीं रहे हो, उनको परवाह नहीं है, या जो नौकरी दे रहे हैं पेपर लीक भी हो रहा है, उनको मालूम पड़ेगा पेपर लीक हो रहा है, वो परवाह नहीं कर रहे हैं और नौकरी लग जाती है ऐसे लोगों की। ऐसे राज्य भी हैं जो हम सुनते हैं कि जहाँ नौकरी लग जाती है ऐसे लोगों की भी। हमारे यहाँ चाहे वो कैंसिल करना पड़ा मुझे, कितना दुख हुआ, 25-26 लाख बच्चे थे, नौजवान थे जो अभ्यर्थी थे, मैंने बड़े प्यार से उनके लिए, भाई दूर दूर उनका सेंटर आ गया है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन किया, ये 50 बैठे हुए हैं, इन सबका आशीर्वाद है। मैंने कहा कि रोड हमने कलेक्टर्स को कॉन्फ्रेंस करी तो भाई देखो दूर से बच्चे आएंगे, इनको रात को रहने करने का भी कहीं इंतजाम करवा दो, इनफॉर्मल खाने पीने का इंतजाम करा दो। एक बच्ची आई आगरा से, वो कहने लगी मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि मैं उतरी वहाँ पर धौलपुर में, मुझे एसडीओ साहब ले गए, बसेड़ी ठेठ गाड़ी के अंदर भेजा, एग्जाम के वापस लाए मुझे और वापस ट्रेन बढ़ाया। ऐसा हाथ तक हुआ नहीं, पर पेपर लीक हो गया, उसके अंदर सब पानी फिर गया, जो हमने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया उस पर पानी फिर जाता है। ये है ये तो चलता रहेगा, इसमें क्या है। मुख्यमंत्री जी, ऑपोजिशन पार्टी तो यही चाह रही है सर। पॉलिटिकल जो ये सॉरी चिंतन शिविर में कोई पॉलिटिकल डिसीजन भी हुआ या कोई डिबेट हुई है, कोई बात हुई है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक सवाल था, एक छोटा सा सवाल है। राजस्थानी भाषा के एक सरगनाओं के तो आपको बता दें कि आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। दरअसल 2 दिन तक सरकार का एक चिंतन शिविर चल रहा था और इस चिंतन शिविर में आखिर क्या कुछ खास रहा, उसी की जानकारी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर दे रहे थे। उन्होंने